सफल होगी तेरी आराधना। क्या बुलाओ साहब जी को? नाम से बोलो क्या? पर मैं कैसे? माँ और जो भी इन्हें चाहिए उसका दुगना फटाफट पैक कर लीजिए। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम्हारे लिए थोड़ी ना है, तो गणपति बप्पा के लिए। ठीक है साहब, मैं बाप्पा के नाम पर ले लूंगी। पहले दिन से साहब जी ही तो बुलाती आ रही हूँ, फिर अचानक से नाम से कैसे बोलूंगी? माँ जी। अब आप जी जी सिर्फ जी कह के बुलाओगे? जी से पहले मेरा नाम तो बोलना होगा। बोलो तो बोलो, आगे बोलो, क्या है मेरा नाम? तुम्हारे मुंह से मैं अपना पूरा नाम सुनना चाहता हूँ आराधना। बोलो। आपने नीचे कुछ बोला क्यों नहीं? सब लोग मुझे चिढ़ा रहे थे। क्या बोलता? बल्कि मुझे तुम्हें चिढ़ाना चाहिए था। अरे सबके सामने अच्छा लगता है क्या बार बार साहब जी बोलती रहती हो? मुझे तो शादी के पहले दिन ही तुम्हें रोक देना चाहिए था। अरे मुंबई से, मतलब पहले दिन से ही तो मैं आपको साहब जी बुलाती आ रही हूँ ना। हम क्या मुंबई में हैं? और क्या तुम वो किराने की दुकान वाली छोटी सी रोती हुई स्टूल पे बैठी हुई लड़की हो? छोटी सी रोती हुई? फिर से मेरी हाइट पर जा रहे हैं ना आप? हमारी शादी हो चुकी है आराधना, और मैं जब तुमसे खुल के बात करता हूँ, सोचता नहीं हूँ बात करने से पहले, क्या तुम वैसे नहीं कर सकती? मेरा नाम लेना चाहिए, प्यार से मुझे पुकारना चाहिए, इसमें गलत क्या है? वो सब बातें छोड़ो तुम, बस ये बोलो कि अब कैसे बुलाओगे मुझे? जी जी माँ। माँ सिर्फ पहला अक्षर? और नहीं तो क्या। मैंने तो सुना है कि कोई यहाँ अपने पति का नाम नहीं लेता है। पति का नाम लेना अच्छा नहीं माना जाता है यहाँ पर। अच्छा, कहाँ सुना है? किसने बताया है? मुझे भी तो पता चला। अच्छा बहाना है ना? चुपचाप मेरा नाम लेके मुझसे बात करो, ठीक है? क्या बुलाओगे? माँ जी, अच्छा जी, सुनिए जी, सब जी। अच्छा मजाक भी उड़ाओगे मेरा? नहीं, मेरे पास मजाक के लिए वक्त नहीं है, मुझे बहुत काम है, मैं जाती हूँ। दो दिन बाद हमारी शादी है आराधना, फिर तुम मुझे सिर्फ मेरे नाम से पुकारोगे। प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन सिर्फ मेरे नाम से पुकारोगे तुम मुझे, कुछ और नहीं। नहीं तो सबके सामने मैं तुम्हें मालकिन बुलाने लगूंगा। कैसा लगेगा जब मैं तुम्हें मालकिन कह के बुलाऊंगा? अरे लेकिन लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? लोगों का काम है सोचना, सोचने दो। वैसे वैसे भी तुम मालकिन हो इस घर की, मेरी दुनिया की, मेरे दिल की, है ना? वाह वाह, तो आप भी मेरी काशी दीदी की तरह फिल्मी डायलॉग बोलने लगे हैं। काश मैं तुम्हारी काशी दीदी की तरह होता आराधना। लेकिन हाँ, ये बात तो पक्की है
2 दिन है तुम्हारे पास, अच्छी तरह प्रैक्टिस करना और मुझे मेरे नाम से ही पुकारना। शादी तक का टाइम मिल गया है तुम्हें, उसके बाद टाइम नहीं दूंगा मैं तुम्हें। लेकिन आप 2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास रखना। प्लीज यार, सबके सामने मुझे साहब जी कह के मत बुलाना। तो फिर कैसे बुलाऊंगी इनको? ओफो, क्या ही मुसीबत है। बड़ी नानी, आ गया हमारा आर्यन, हमारा बच्चा। बहुत अच्छा हुआ जो तू समय से आ गया। जुग जुग जियो। हमें तो लगा था तुम अमेरिका से पहुंच ही नहीं पाओगे। श्योर तो मैं भी नहीं था ना दादी, पर एंड मोमेंट फ्लाइट मिल गई और मैं आ गया। अब मामू, ये शिवानी की शादी इतनी जल्दी क्यों हो रही है? बेटा, तुम्हारी माँ ने नहीं बताया तुम्हें? वो क्या है ना, दरअसल नील और शिवानी को पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाना है, बस इसलिए जल्दी जल्दी में शादी हो रही है। अच्छा हुआ तुम टाइम पे आ गए, और वैसे भी शिवानी तुम्हारे बिना अकेला महसूस कर रही थी। हमेशा खुश रहो। आर्यन, आराधना तुम्हारी मामी है बेटा, रिश्ते और औधे दोनों में तुमसे बड़ी है, तो अपनी मामी के भी पैर छू लो बेटा। साहब जी, ये लड़की सच कह रही है और मैंने ही बचाया है इसे इनसे और इनके दोस्तों से। जब तुझे मालूम है मुझे झूठ से कितनी नफरत है, हमारे घर में रह के ये परवरिश दी हमने तुमको। आता ना तुम्हें, कहा था ना तुम्हें, दोबारा इस घर में मत आना। बस कीजिए मामा, आपके पास कोई सबूत नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं है कि मेरे पापा ने कोई गलती की है, और आप इस लड़की की बात मान रहे हैं जिसको झूठ बोलने की और लोगों को फंसाने की आदत है। खुश रहो। आर्यन, एक काम करो, जाके शिवानी को मिल लो, वो तैयार हो रही है। बाद में तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा उसे मिलने का। आर्यन, वो शिवानी से मिलने से पहले हमें तुम्हें कुछ बताना है। आर्यन, आर्यन, I can't believe कि तू आ गया। मुझे तो लगा था कि मेरी शादी में तो आ ही नहीं पाएगा। ऐसे कैसे? मेरी बहन की शादी है और मैं ही नहीं आता। सुनिए ना, अभी आप जा सकते हैं, हम अपनी बेटी को खुद तैयार करेंगे। अब तू भी मेरी गलतियों की वजह से मुझे डांटने वाला है क्या? डांट ले तू भी। डांटू तो तब ना जब मुझे किसी ने कुछ बताया हो। मुझे घर में कोई इतना इंपॉर्टेंट समझता ही नहीं है कि ये सब मुझसे शेयर कर सके। परिवार का बड़ा बेटा होने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं बताता कोई। दादी ने मुझे सब कुछ बताया। आज तो तेरी शादी है, आज तुझे कैसे डांटूंगा? पापा भी यहाँ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ शिवानी। जिस अकेलेपन को मैं बचपन से फील करता हुआ आ रहा हूँ, वो आज तेरे इतने स्पेशल डे पर तुझे कैसे फील करा था? आप लोगों को मुझे ऐसे देख के बहुत खुशी हुई। इतने टाइम बाद सबको एक साथ देखकर और इतना खुश देखकर, इस मोमेंट को तो मैं अपने दिल में कैप्चर करना चाहता हूं, हमेशा के लिए। अरे आप सब लोग अभी तक यही हैं?
दादी ने सबको नीचे बुलाया है पूजा के लिए। चलो आप लोग चलिए प्लीज, मैं फटाफट से रेडी होके आता हूँ। आओ शिवानी। चल आर्यन, वो मैं यहाँ सिर्फ शिवानी के लिए आया हूँ माँ। अपने पापा को जेल भिजवा कर उन्हें वहां सड़ने के लिए छोड़ दिया, और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। और शिवानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने उसका ढंग से ख्याल नहीं रखा तो आज पता नहीं ना जाने उसको किस गरीब से शादी करनी पड़ रही है। इस सब की रिस्पॉन्सिबल आप हैं माँ। हाँ आर्यन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, सारी गलती हमारी है। वैसे भी बचपन से तुम्हें सारे गिले शिकवे हमसे ही तो रहे हैं। जितने भी इल्जाम तुमने हम पर लगाए हैं ना, वो सब सही है, लेकिन आज ये जो इल्जाम तुम मुझ पर लगा रहे हो ना, वो गलत है आर्यन। क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि शिवानी की शादी उस लड़के से हो। हम नहीं चाहते थे कि हम शिवानी का हाथ इस बेकार और गरीब लड़के के हाथ में दे। शिवानी की यह हालत जब तक हमें पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी आर्यन। ये बाहर जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब कुछ आराधना का किया धरा है। उस लड़की की वजह से तुम्हारे पापा को बहुत नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि उस लड़की ने तुम्हारे पापा के चरित्र पर उंगली उठाई थी। यही है वो आदमी साहब जी, इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी। शिवानी की ये शर्मनाक हरकत, उसकी प्रेगनेंसी, ये सारी बातें अगर आज बाहर आई है ना, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो आराधना है। आर्यन, अगर ये आराधना बीच में टांग नहीं अड़ाती तो आज तुम्हारी बहन शिवानी की शादी उस गरीब और बेकार परिवार में कभी नहीं होती। आर्यन, ये बात सच है कि हमने तुम्हारे पापा को कभी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन ये बात भी तो सच है, तुम्हारे माता पिता तुम दोनों भाई बहन के हमेशा से पक्ष में थे और रहेंगे। आज भाई बहन के प्यार के बारे में एक सच्चाई हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। हमारे भाई माधव से हमें कोई प्यार व्यार नहीं है, उसका साथ देना हमारी मजबूरी है। हमारे पिताजी की जो विरासत है ना, हम चाहते हैं कि वो विरासत तुम्हें मिले, ना कि हमारे भाई या उसके बच्चों को मिले। आर्यन, अब वो वक्त आ गया है कि तुम अपनी मां को जानो। हम दोनों के बीच जो राज के पर्दे हैं ना, उसे हटाने का आ गया है। अब तुम्हें ये जानना है कि तुम्हारी मां कौन है और वो तुम्हारे लिए क्या चाहती है। आइए, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हो गया कि आपकी तरफ से ज्यादा मेहमान ही नहीं आ पाए ना, तो मैं ही आपकी तरफ हो जाती हूँ। थैंक यू बेटा। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती। गठबंधन के लिए आगे आइए।
अब वरमाला के लिए आप लोग खड़े हो जाइए। कन्यादान कौन करेगा, वो आगे आए। पंडित जी, क्या मेरे मामा जी कन्यादान कर सकते हैं? यजमान, कन्यादान के लिए आगे आइए। जी। वर के हाथ में कन्या का हाथ रखिए। पान के पत्ते, रोरी और चावल लेकर आइए। जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। भैया रुको। भैया, ये टोकरियों में ये सब सामान ये क्यों लेकर जा रहे हैं आप लोग? मैडम जी, ये फूल और सजावट का सामान है। हमारे मालिक ने बोला है जो सामान बच गया है वो वापस ले आओ, नहीं तो हमारे पैसे काट देंगे। अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए। विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों पति पत्नी हुए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। चलो चलो निकलो यहाँ से जल्दी। भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो। शिवानी, याद रखना तुम्हारे मामू हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई भी चीज की जरूरत हो तो मैं हूं ना।
सदा सुहागन रहे मेरी बच्ची, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। खुश रहो। अब मैं इस घर से विदा हो रही हूँ मॉम। तुम्हें कोई भी नाराजगी या कोई भी गिले शिकवे आपके लिए लेके नहीं जाना चाहती। मैं आपको माफ करती हूँ मॉम। मामी, विनायक कहाँ है? उसको बिना मिले मैं ऐसे कैसे चली जाऊं? विनायक को जरा नींद आ रही थी ना, तो मैंने उसे सुला दिया था। अब भी लेकर आती हूँ उसे। विनायक कहाँ गया? मैं तो उसे यहीं सुलाकर गई थी ना। कोई और लेकर गया क्या उसे? देख कर आती हूँ। सब जगह देख लिया मैंने, लेकिन विनायक तो कहीं नहीं दिख रहा है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो जाग गया हो तो कोई सर्वेंट उसे टहलाने लेकर गया हो। जाकर देखती हूँ। ये राधना कहाँ रह गई? आई क्यों नहीं अब तक? कहीं विनायक बेड से सोते सोते नीचे तो नहीं गिर गया? दादी, मुझे लगता है विनायक अभी तक सो रहा है, उठा नहीं होगा शायद। फ्लाइट का टाइम हो रहा है। टाइम पे नहीं गए तो तुम्हारी फ्लाइट भी मिस हो सकती है। तो वैसे भी डायरेक्ट फ्लाइट है नहीं। पहले जाना है तुम्हें दिल्ली, वहां से चार्टर्ड लेना और जाना है लंदन। कम ऑन, लेट्स गो। हाँ बेटा, विनायक से आकर मिल लेना। खुश रहना। साहब जी, कहते हैं दुश्मनी और नफरत की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। मैं भी तुम्हारा एक ऐसा पुराना दुश्मन हूं। तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहता हूं। पहले मैंने शिवानी को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम होने की वजह से अब मैंने तुम्हारे बच्चे विनय को तुम्हारे नाक के नीचे से अगवा कर लिया। अब वो मेरे कब्जे में है। तुम मुझ तक, मेरी पहचान तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। मैं तुमसे धीरे धीरे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, जैसे तुमने मुझसे सब कुछ छीना है। अब मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा। अगर अपने बच्चे को बचाना है तो कल अपनी सारी प्रॉपर्टी जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के नाम है उसे मेरे नाम कर दो। अपनी स्काई हाई कंपनी की डिटेल्स मैंने नीचे दे दी है, और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा बच्चा तुम्हें कहां मिलेगा। ये क्या मजाक है? अभी कुछ घंटों पहले तो विनायक हमारी आंख के सामने खेल रहा था। मैं गठबंधन से पहले उसे देखकर आई थी। वो अपने कमरे में अच्छे से सो रहा था।
फिर अचानक ये कैसे हो सकता है? What? पंजाब, घर का चप्पा चप्पा छान मारो और ये देखो कोई हमारे साथ ऐसा गंदा मजाक तो नहीं कर रहा है। जाओ जाओ उधर देखो। अब हम क्या करें? पुलिस को फोन करें या सब कुछ उन्हें दे दे? अरे ऐसे कैसे उन्हें दे दे सब कुछ? ये नया दुश्मन कौन है, कहां से आया, किसी को कुछ पता नहीं, बस मुंह उठा के सब कुछ उसे दे दे। अरे इस घर में एक पल रिलैक्स होके नहीं बैठते कि दूसरी नई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अरे नया दुश्मन कौन आ गया है? माधव, डिम्पल बात तो सही कह रही है, ये अनजान दुश्मन आखिर है कौन? दादी, मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है, प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। तो माधव क्या करें हम? हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म करें या हम खुद जाए विनायक को ढूंढने? थोड़ा सोचने दीजिए मुझे। अरे चलो हम घर के बाहर और आसपास देखते हैं, हो सकता है विनायक यहीं कहीं हो और कोई हमसे मजाक कर रहा हो। एक काम करो, तुम घर के पार्किंग एरिया और आसपास देखो, मैं घर के बाहर देख के आता हूँ, जल्दी चलो। अरे कौन है ये नया दुश्मन? पहले शिवानी की शादी नहीं होने दे रहा था और अब बच्चा किडनैप कर लिया है। मजाक नहीं है ये, और अगर अपने बच्चे को जिंदा चाहते हो तो सब कुछ मेरी कंपनी के नाम कर दो। ढूंढवा लो अपने भाई और भतीजे से पूरा घर या आसपास का इलाका, बच्चा नहीं मिलेगा, वो मेरे पास है। और अगर कोई भी चालाकी की या पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो अपने बच्चे की मौत के जिम्मेदार तुम लोग खुद हो। माधव, ये दुश्मन तो हर पल हम पर नजर रखे हुए। अगर पुलिस को बुलाए तो मेरा विनायक, नहीं नहीं, हम विनायक की जान खतरे में नहीं डाल सकते। शुक्ला। हाँ माधव बोल। तेरी मदद चाहिए मुझे, मेरा बच्चा किडनैप हो गया। क्या बात कर रहा है यार? कब और कैसे हुआ और किसने किया किडनैप? कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। कह रहा है कि मेरा पुराना कोई दुश्मन है, उसकी नजर मेरे पूरे परिवार पर है, इसलिए ना तो किसी को कुछ बोल सकता हूँ, ना किसी से मदद मांग सकता हूँ, ना पुलिस के पास जा सकता हूँ। बस अब तू ही मेरा एक सहारा है, क्योंकि तुझ पर मेरा विश्वास है। अब तू मेरी मदद कर पाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा माधव। ओके। ये आप क्या कर रहे हैं साहब जी? आपका ये दोस्त तो पुलिस में था ना, आपको पता है ना इन सबसे विनायक की जान को खतरा हो सकता है। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? लेकिन क्या ही मांग रहे हैं वो लोग साहब जी? जायदाद ही चाहिए ना उन्हें, तो आप दे दो सब कुछ, लेकिन हमारे बच्चे को वापस लेकर आ जाओ। मेरी बात सुनो, विनायक मेरा भी तो बच्चा है ना, मेरे लिए भी मेरे बच्चे से ऊपर कुछ नहीं है आराधना। पर हम लोग नहीं जानते कि वो लोग है कौन और उनका इरादा क्या है। हमें एक बैकअप की जरूरत है आराधना। पुलिस के पास हम जा नहीं सकते। मेरा दोस्त पुलिस में था लेकिन अब नहीं है, और उस पे मेरा पूरा विश्वास है। जो भी वो करेगा सोच समझ के करेगा। आप ये सब करके बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं साहब जी। इन सब से कहीं हमारे विनायक के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तुम क्यों आर्ग्यू कर रही हो आराधना? तुम एक माँ की तरह सोच रही हो, इसलिए इमोशनल हो, इसलिए मैं धैर्य से काम लेना होगा। भैया मेरा आपसे 2 मिनट बात करनी थी। आराधना खुद को संभालो, मैं भी आता हूं। चलो। कहाँ गया होगा मेरा बच्चा? कहाँ होगा मेरा विनायक? किस हाल में होगा? कौन लेकर गया है उसे? कौन सा दुश्मन है ये? देविका तो पागल खाने में है, तो फिर ये
कौन सा पुराना दुश्मन हो सकता है? कहीं किसी और के जरिए ये सब देविका ने तो नहीं करवाया? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये कोई अपना ही है क्या, या फिर कोई पराया है? तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो आराधना? बंद कीजिए अपना ये ढोंग दीदी। आपको पता है कि मैं आपका सारा सच जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चुप हूँ, क्योंकि मैं सारे परिवार के सामने आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती। इस घर की बड़ी है आप, और आपकी वही इज्जत मैं बनाए रखना चाहती हूँ। इस घर की बहू होने के नाते मैं आज तक यही सोचती रही कि एक दिन आपको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा, तब आपको अपने परिवार का और साहब जी का प्यार नजर आएगा। साहब जी के लिए आपके मन में जो नफरत है ना, पैसे या रुतबे को लेकर जितनी लालच है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। लेकिन अब लग रहा है कि वो सब मेरी गलतफहमी थी। इसीलिए आज इस घर की बहू नहीं, साहब जी की पत्नी और विनायक की माँ आपके सामने खड़ी है। आज मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, किसी से कोई डर नहीं है। आज सिर्फ मुद्दे की बात होगी, ना तो कोई दिखावा होगा, ना ही कोई नाटक होगा। एक माँ होने के नाते इतना तो आप जानती होगी ना कि जब अपने बच्चे पर बात आती है तो माँ किसी भी मर्यादा को पार कर जाती है, किसी भी चुनौती को पार कर जाती है। तो आप सीधे सीधे मुझे बता दीजिए कि कहाँ है मेरा बच्चा? कैसा सवाल है ये? हमें क्या पता तुम्हारा विनायक कहाँ है? आपको नहीं पता तो किसे पता होगा? आप ही ने मेरे विनायक को अगवा करवाया ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम क्यों अगवा करेंगे तुम्हारे विनायक को? सच कहूँ ना तो पहले मुझे भी यही लगा था कि आप ऐसा क्यों करेंगे। तब मेरा शक देविका पर गया। तब मैंने अस्पताल में पता लगाया तो मुझे मालूम हुआ कि देविका तो 3 दिनों से बेहोश है, क्योंकि उसे भारी दवाइयां दी जा रही। और तब मुझे उस इंसान की शर्त याद आई, साहब जी की जायदाद। वही जायदाद जिसके पीछे हमेशा से सिर्फ और सिर्फ आप रही हैं, देविका नहीं। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि विनायक भी आप ही के पास है ना। इसीलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप विनायक को मुझे सही सलामत सौंप दें, क्योंकि अगर विनायक को जरा सी खरोच भी आई ना मेनका दीदी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगी कि आप साहब जी की बड़ी बहन हैं। भले ही मेरे पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपका सच सबके सामने जाकर बता दूंगी। मुंबई की एक छोटी सी चाल में रहने वाली 2 टके की लड़की हो तुम। आज तुम्हें इतनी हिम्मत आ गई कि मेनका भारद्वाज को तुम धमकी दे रही हो। वाह, अच्छा लगा तुम्हारा साहस देखकर। हम भी इंतजार कर रहे थे कि हम दोनों के बीच ये जो नाटक चल रहा है ना, उस पर से तुम पर्दा कब उठाओगी। आपको ये सब मजाक लग रहा है क्या? अरे किस मिट्टी की बनी हो आप? क्यों आप इस परिवार को, साहब जी को, सबको दीमक की तरह खाई जा रही है? तुम होती कौन हो हमसे सवाल पूछने वाली? क्या जानती हो तुम हमारे परिवार के बारे में, हमारे परिवार के इतिहास के बारे में? हमारे साथ क्या हुआ, ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं पता तुम्हें। बड़ी आई हो हमारे प्लान को खराब करने वाली। ये जो विरासत है ना, वो हमारे बाबूजी की है, और अगर देखा जाए तो सही मायने में इस विरासत पर सिर्फ हमारा हक होना चाहिए। लेकिन हमें यह सब कुछ इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम बेटी थे, बेटा नहीं। वैसे देखा जाए तो इन 2 लड़कों से ज्यादा इस घर के प्रति हमने जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन इस पर सिर्फ हमारा हक है, और ये हक हम छीन कर ही रहेंगे। कल की आई हुई छोकरी हमारे भविष्य पर अड़चन नहीं डाल सकती। डालूंगी,
आपके हर बुरे इरादे को मैं रोकूंगी। मेरे होते हुए आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगी दीदी। जिस तरह मैंने आज आपके ना चाहते हुए भी शिवानी की शादी उसके प्यार से करवाई। बस! हमने कहा चुप। एक छोटी सी जीत पर इतना मत इतराओ आराधना। हमारी बेटी शिवानी की शादी उस 2 टके के लड़के से तुमने करवाई। एक गरीब घर में उसे भिजवा दिया। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस दिन से तुम हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई हो। उससे पहले हमारी जिंदगी में हमारी कोई मायने नहीं थी। अब तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना ही हमारी जिंदगी का सबसे अहम मकसद है। इसी नफरत की वजह से आपने मेरे बच्चे को अगवा करवाया ना। नहीं, गलत सोच रही हो तुम आराधना। हमने तुम्हारे बेटे को अगवा नहीं किया। वैसे भी कैसे करते? 2400 घंटे हम तुम्हारे सामने यहाँ इसी घर में थे, अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में जुटे थे। भूल गए क्या? और वैसे भी इस घटिया हरकत करने के लिए ना ही हमारे पास समय था और ना ही इरादा। लेकिन अगर इसके बावजूद तुम जाकर ये कहना चाहती हो कि इन सब के पीछे हम हैं, तो जाओ जाकर हमारे परिवार वालों को बता दो कि हमने तुम्हारे बेटे को किडनैप किया है। याद है ना, देविका ने भी हम पर इल्जाम लगाया था। क्या हुआ? चली गई वो पागल खाने। क्योंकि हमारे परिवार वालों ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। जाकर कोशिश कर लो। आराधना, बेस्ट ऑफ लक। कुछ समझ नहीं आ रहा है, सच क्या है और झूठ क्या है। भैया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए आपकी बात हुई लॉयर से? किशन, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बोले जा रहे हो? अरे कोई भी ऐरा गैरा आएगा और हमसे हमारी प्रॉपर्टी मांगेगा, मुंह उठा के से यूं ही सब कुछ दे देंगे क्या? अरे सब कुछ तो बड़े भैया का ही है। पिछले कुछ सालों में बड़े भैया ने अपनी विरासत को 10 गुना बढ़ा लिया है। और तुम्हारा क्या? तुम्हारे पास तो बस वही है जो मिला है। सब कुछ अगर उस किडनैपर के नाम कर देंगे, सारी प्रॉपर्टी, तो हमें क्या मिलेगा? कभी सोचा है तुमने? डिंपल, तुम कहना क्या चाहती हो? ये रुपया, पैसा, जायदाद, ये सब हमारे घर के बच्चे से बढ़कर है क्या? दादी, मेरा वो मतलब नहीं था। विनायक ही सबसे बढ़कर है, लेकिन अगर हम सब कुछ उस किडनैपर को दे देंगे तो क्या गारंटी है कि वो सारी प्रॉपर्टी लेने के बावजूद भी हमारे विनायक को छोड़ देगा? बताइए। यकीन करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। विनायक को लेकर हमारी जरा सी भी लापरवाही विनायक की जान खतरे में डाल सकती है। पेपर्स रेडी है? कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, ना प्रॉपर्टी ना मेरा बिजनेस। अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें ये करना ही होगा। पहले मेरे बच्चे की शक्ल मुझे दिखाओ। मुझे सबूत चाहिए कि वो तुम्हारे पास है भी कि नहीं। ये क्या किया आपने? आप इसे मना कैसे कर सकते हैं?
बड़े भैया ने जो किया बिल्कुल सही किया। बड़े भैया कोई जरूरत नहीं अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम करने की। लेकिन भैया विनायक की जिंदगी का सवाल है, इन हालातों में हम ये सब बातों के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? माधव, आराधना बिल्कुल ठीक कह रही है। किडनैपर्स के सामने तुम्हें ये शर्त नहीं रखनी चाहिए थी। कम से कम विनायक के बारे में तो सोच लेते। उस किडनैपर का वीडियो कॉल आ रहा है। जल्दी उठा माधव। विनायक, देखिए अपने विनायक को, मिल गया सबूत अपने बच्चे के जिंदा होने का। जल्द से जल्द प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार करवाओ। विनायक सोता हुआ दिख रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसकी सांसें चल रही है कि नहीं। हल्के से विनायक को पिंच करो, मुझे उसकी आवाज सुननी है। भैया क्या कह रहे हैं? बच्चे को चोट लगेगी। अब तुम्हारी कोई डिमांड पूरी नहीं होगी जब तक मेरी डिमांड पूरी नहीं होती। अब प्रॉपर्टी और बिजनेस जल्द से जल्द मेरे नाम पे ट्रांसफर करवाओ, और अपने बच्चे को कभी नहीं देख पाओगे तुम। देखो, अब तो विश्वास हो गया ना आपको? ये जो कोई भी है ये बहुत खतरनाक हो सकता है। विनायक को बचाने के लिए हमें इसकी बात माननी होगी। किशन एक काम करो, ट्रांसफर पेपर्स तैयार करो। I'm sorry। आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। एक तरह से देखा जाए तो ये जो कुछ भी है ये सब कुछ आप लोगों का ही है, सिर्फ मेरा नहीं। लेकिन मेरे बच्चे की खातिर मुझे सब कुछ देना पड़ रहा है। क्या लगता है आपको समझी? क्या आपका प्लान काम करेगा? इसे किसी भी हालत में काम करना ही होगा राना। हमारा काम हो गया। यस मॉम, हमने कर दिखाया। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।